नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम हाल ही में चर्चित मिनिमम वेजेस रेज्ड से लेकर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या रहेगा हमारा विषय, किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन से और साथ ही में गवर्नेंस के यहाँ पर एस्पेक्ट से, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जो मजदूरी दरें हैं, न्यूनतम मजदूरी दरें हैं, जिन्हें हम मिनिमम वेजेस रेट कहते हैं या मिनिमम वेजेस हैं, उन्हें रिवाइज किया है। और ये सारी जो वेज रेट्स हैं, कुछ बढ़ोतरी करी है इसके अंदर। और यहाँ पर ये जो रिवाइज्ड वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस, राइट, ये अक्टूबर 1 से लागू होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड मिनिमम वेजेस रेट्स फॉर वर्कर्स, जो भी अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, लोडिंग अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, सिक्योरिटी वाला काम हो गया, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, राइट। तो ये सब लोग यहाँ पर बेनिफिशियरीज होंगे आपके मिनिमम वेजेस जो इंक्रीज हुई हैं, जो दरें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं उनके अंदर, राइट। तो मिनिमम वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूनतम राशि को यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो ये न्यूनतम राशि क्या होती है, ये मिनिमम वेज क्या है? तो मिनिमम वेज या फिर न्यूनतम राशि ये लोवेस्ट अमाउंट है, मतलब सबसे न्यूनतम आप बोल सकते हैं राशि है जो एम्प्लॉयर को अपने किसी भी कर्मचारी को कानूनी रूप से भुगतान करनी होती है। मतलब इट इज द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट एन एम्प्लॉयर कैन लीगली, कानूनी रूप से किसको भुगतान करना होता है? एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारी को भुगतान करना होता है, वो सबसे न्यूनतम अमाउंट या न्यूनतम राशि, राइट। तो ये लोवेस्ट आवरली क्या होता है, या तो आवरली सबसे न्यूनतम आवरली घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, मंथली के हिसाब से, जो कि कंपनीज को लीगली कानूनी तौर पर अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होता है, राइट। तो मजदूरी की मतलब बोल सकते हैं मजदूरी की यह वह सीमा होती है जिससे कम किसी भी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया जा सकता। दिस इज द बेंचमार्क, राइट, जिसके नीचे आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये होती है मिनिमम वेज या बोल सकते हैं न्यूनतम राशि। अब अगर हम बात करें तो ये जो भुगतान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कानूनी तौर पर ये भुगतान किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसके तहत है, तो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मिनिमम आपका वेजेस जो राशि अधिनियम है, राइट, 1948 में लाया गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कम से कम एक निश्चित राशि मिले हमारे वर्कर्स को, राइट, जो कि अलग अलग रोजगारों में क्या है, रोजगारों से संबंध रखते हैं। तो दैट हैज कम अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब अगर हम बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के कुछ प्रावधान हैं, जिसके अंदर जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने अपने राज्यों में अलग अलग सेक्टर्स में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए जो वेतन है वो फिक्स कर दें। उन्हें रिव्यू मतलब टाइम के साथ चेंज भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग राज्य अपनी तरीके से भुगतान करती है। जैसे कि अगर नरेगा की बात करें तो इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया, बट राजस्थान में वो कुछ अपनी स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। तमिलनाडु में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है। तो यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एक बोल सकते हैं लीगलाइज करता है इस चीज को कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह से अपने वेजेस को, मिनिमम वेजेस को रिवाइज कर सकती है, फिक्स कर सकती है और रिव्यू कर सकती है। अब आती है बात कि अभी जो मिनिमम रेट्स, मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया गया है वो दरें कौन सी है। तो आइए बात करते हैं नई दरों के बारे में। अब देखिए, जो भी वेतन मिलता है, जो भी न्यूनतम राशि होती है वो कौशलता के अधिकार पे होती है, मतलब स्किल्स के आधार पर डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लेबर्स को। मतलब जो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड जिनमें अर्धकुशलता है, राइट, स्किल्ड जो काफी कौशल है और बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड है। ये 4 कैटेगरीज में, और ज्योग्राफिकल एरिया मतलब क्षेत्र के आधार पर 3 आधार से कैटेगराइज इसको
किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज रेट्स आपको ध्यान रखनी है कि जो भी एरिया ए के अंदर आ रहे हैं वो कौन से वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, स्वीपिंग साफ सफाई, क्लीनिंग, लोडिंग अनलोडिंग, जो सामान को रखते हैं और लोडिंग करते हैं अनलोडिंग करते हैं, इन्हें अनस्किल्ड वर्क कहा गया है, मतलब जिसमें कुशलता नहीं चाहिए। इसके लिए जो रिवाइज रेट है वो है 783 पर डे, मतलब एक दिन में अगर कोई भी इस काम में इंगेज है तो उन्हें 783 रुपीज मिलेंगे, मतलब मंथ के हिसाब से बनता है लमसम 20,358 पर महीना। ठीक है, तो 20,358 रुपए किसके लिए, अनस्किल्ड वर्कर के लिए। दूसरा अगर हम बात करें जो सेमी स्किल्ड है उनके लिए 868 रुपीज दिया गया है रिवाइज रेट पर डे, जो कि 22,568 पर मंथ बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्किल्ड वर्कर्स और क्लैरिकल, जो वाटर वार्ड, जो सिक्योरिटी वाला काम करते हैं, सुरक्षा कर्मचारी विदाउट आर्म्स, जो आर्म्स का हथियार का यूज नहीं किए हैं, उनके लिए 954 पर डे, मतलब 24,804 कुछ बनता है। और हाईली स्किल्ड वो वाले लेबर्स हो गए जो कि आर्म्स के साथ, अम्यूनिशन के साथ वॉच एंड वार्ड का काम करते हैं, उनके लिए 1035 यहाँ पर प्रतिदिन का अमाउंट रखा गया है। तो ये सारी आपकी रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस रिवाइज्ड रेट्स थी जो केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से क्या करने जा रही है, लागू करने जा रही है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, Why it has been done। तो देखिए जिस तरह से समय आगे बढ़ता है, महंगाई की जो दरें हैं वो भी यहाँ बढ़ती है। ये एडजस्टमेंट इसलिए किया गया है ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो लेबर्स और वर्कर्स वाले, ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधार सकें। जो राइजिंग कॉस्ट, जो महंगाई की दरें बढ़ चुकी है, उसके आधार पर अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर सके और एक डिग्निटी के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो महंगाई दरें बढ़ना, इसलिए समझना है कि ये महंगाई ही क्या होती है। What do we even understand by the term inflation? तो इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है इनकम में फ्लेशन, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर इन्फ्लेशन का सीधा सा अगर हम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इट इज जस्ट अ प्राइस राइज, मतलब मूल्यों में यहाँ पर बढ़ोतरी होना, जो मूल्य है, वैल्यू है, जो प्राइस है उसके अंदर बढ़ोतरी होना, हम लेमन भाषा में यही बोलते हैं, राइट। या फिर अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर जो वस्तुओं की कीमत है उनकी मूल्य बढ़ना, उनकी प्राइसेस बढ़ना, या फिर परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल, मतलब लगातार समय के साथ लगातार जब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तु विनिमय है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज है, कमोडिटीज आप यूज कर रहे हो, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होना, ये कहलाता है इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन हम क्यों फेस करते हैं, तो इन्फ्लेशन को बेसिक से अगर हम अंडरस्टैंडिंग देखें, नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ, तो इसका रिलेशन आता है डिमांड और सप्लाई से। डिमांड क्या है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो कस्टमर का विल पावर होता है, उपभोक्ता जो कुछ भी खरीदना चाहे, ठीक है, उसकी विल पावर के हिसाब से, दैट इज द डिमांड। सप्लाई क्या होती है, जो प्रोड्यूसर है, राइट, जो बेसिकली जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, ओके, जो आपको प्रोड्यूस करने की विल पावर रखता है कि मैं इतना बेचना चाहता हूं, दैट इज बेसिकली सप्लाई किसी भी गुड एंड कमोडिटी के लिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर डिमांड और जो सप्लाई है, किसी भी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रहना चाहिए, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये हमेशा इम्बैलेंस ही रहता है। तो सीधा सा चीज है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, राइट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स या एवोकाडोज अगर हम ले लें, या फिर ब्लूबेरीज, कोई भी कॉमोडिटी ले लो आप, आलू प्याज ले लो, अगर उनकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम हो रही है, तो होगा क्या, उस जो कॉमोडिटी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी कॉमोडिटी में प्राइस में इजाफा होगा, प्राइस में इजाफा होगा तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगा, राइट।
वहीं पे सप्लाई अगर हम देखें कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो अगर किसी भी चीज के, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा कि टमाटर आपको 8 रुपए किलो में मिल रहे हैं, आलू आपको 10 रुपए किलो में मिल रहे हैं, आपको प्याज आपको 2 रुपए किलो में मिल रहे हैं, ऐसा भी हमने टाइम देखा है। तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाए पर डिमांड उतनी ना हो तो उस कमोडिटी की वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है, जिसका अब इसका असर महंगाई पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई ही कम है, राइट, तो क्या होगा, वस्तु की वैल्यू बढ़ेगी, आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। वहीं पे सप्लाई ज्यादा होगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब इस महंगाई को ही कंट्रोल करने का काम होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। वो किस तरह करती है, लिक्विडिटी मैनेज करके। लिक्विडिटी मतलब जो खुली राशि है, लिक्विड, जो फ्लो ऑफ मनी है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करके ये महंगाई को कंट्रोल करती है। वो कैसे करती है कि अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अगर आरबीआई क्या बोले बैंकों को कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, किसकी, लोन की। अब जब इंटरेस्ट रेट, आप कोई भी, आप घर ले रहे हैं, आप गाड़ी ले रहे हैं, किसी भी चीज पे अगर आप लोन ले रहे हैं, उसका दर मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो बढ़ जाएगा, तो होगा क्या कि जो लोन बटने होते हैं सामान्य तौर पर वो कम बटेंगे। लोन कम बटेंगे तो लोगों के पास जो मनी है वो कम होगा, पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो लोग मार्केट कम जाएंगे, मार्केट कम जाएंगे तो सर्कुलेशन कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, फ्लो ऑफ मनी कम होगा, जिससे जो ज्यादा डिमांड किसी भी चीज की होगी वो कम रह जाएगी, कमोडिटीज की, और उससे आपकी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। वहीं पे अगर आरबीआई को लगे कि सब लोगों के पास पैसा है, लगाना नहीं चाह रहे, आप बोल सकते हैं कि बहुत सुस्ती है, महंगाई बढ़ाई जाए, तो आरबीआई क्या करेगी, लोन क्या कहेगी बैंक्स को कि आप क्या करें कि लोन दें, तो उसकी इंटरेस्ट रेट क्या कर दें, कम कर दें। इंटरेस्ट रेट कम जाएगी तो क्या होगा, लोन ज्यादा बिकेंगे, लोन ज्यादा बिकेंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नई प्रोडक्शन यूनिट्स लगेगी, रोजगार बढ़ेगा, राइट। और यहाँ पर इस तरह से डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी, वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन का डिमांड, सप्लाई, फ्लो ऑफ मनी, साथ में प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, सब पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये एक ब्रीफ में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट्स कैसे यहाँ पर बढ़ती है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन रेट भारत में अगर हम बात करें तो किस तरह से डिफाइन की जाती है कि किसी समय के अंतराल में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की कितनी कीमत बढ़ रही है, राइट, विच इंक्रीज ओवर अ टाइम फ्रेम, क्योंकि रेट आ जाता है मतलब समय के अंतराल के आधार पर। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर आती है कि जो इन्फ्लेशन है, राइट, जो कि हम एज अ उपभोक्ता हम जो फेस करते हैं, जिसको हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन कहते हैं या रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो भी यहाँ पर बेसिकली वही डिफाइन करती है कि हमें कितनी महंगाई झेलनी पड़ रही है। तो अब देखिए यहाँ पर महंगाई जो तय होती है, महंगाई को समझने के लिए दो इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब अगर हम बात करें, होलसेल का सीधा सा मतलब है कोई भी चीज जब बल्क में हो, लार्ज क्वांटिटी में हो, उसे हम होलसेल कहते हैं। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस से रिलेटेड, मतलब कंज्यूम आप कितना कर रहे हो, आपकी एक बास्केट में आप कितना कंज्यूम करते हो रोजमर्रा के जीवन में, वो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आ जाता है, कंज्यूमर और होलसेल। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो कि प्रोड्यूसर और होलसेलर का रिलेशन बताता है, मतलब इसमें अगर कुछ भी प्रभाव होगा, महंगाई अगर बढ़ती है, कम होती है, तो प्रभाव एक तो प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है और होलसेलर जो सामान को बल्क में खरीद रहा है, उस पर असर होता है। वहीं पे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जो क्या महंगाई किस तरह तय करता है कि जो रिटेलर और कंज्यूमर है, मतलब ये संबंध बताता है रिटेलर का और कंज्यूमर का। अब देखिए कोई भी एक ग्राहक है, वो आमतौर पर अगर हम बात करें तो हम रिटेल मार्केट से सामान लाते हैं, राइट। तो अगर इसकी
इस रिटेल मार्केट से जो भी हम सामान ला रहे हैं, जब इसकी कीमतों में कुछ बदलाव देखा जाता है, राइट, तो उस बदलाव को दिखाने का कार्य सीपीआई करता है, जो कि कंज्यूमर लेवल पे, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई में इतना फर्क है कि जब भी मूल्यों में, मतलब कमोडिटीज के प्राइजेस में, कॉस्ट में कभी भी चेंज होता है एट अ होलसेल लेवल, एक लार्ज बल्क ऑफ क्वांटिटीज जो रहती हैं गुड्स की उसके अंदर, तो वो होल प्राइस इंडेक्स दर्शाता है। वहीं पे जब आपका औसत यहाँ पर बदलाव होता है कीमतों में, कमोडिटीज की कीमतों में, किसके लेवल पे, रिटेल लेवल पे, तो वो सीपीआई दर्शाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही तय करता है कि कोई भी उपभोक्ता कितनी महंगाई झेल रहा है। ये जो सीपीआई है एनएसओ द्वारा रिलीज की जाती है और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है, और इसमें उपभोक्ता कितनी प्राइस, कितनी राशि या बोल सकते हैं कीमत दे रहा है उस वस्तु की, वो यहाँ पर क्या बेसिकली मॉनिटर किया जाता है, राइट। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक इन इटसेल्फ। आगे अगर हम बात करें तो हमारा लेना देना किससे है कि सीपीआई से अगर कंज्यूमर की महंगाई जो तय होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ग्राहक के तौर पर हम क्या करते हैं, हम किसी रिटेल मार्केट से लाते हैं सामान, राइट। तो इससे जुड़ी जो कीमतों में बदलाव हो रहा है वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो सीपीआई कर रहा है। उसे ही हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब एक निश्चित अवधि में किसी भी वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब जो मुद्रा है, उसमें उसका बोल सकते हैं उसमें गिरावट दर्ज की जाती है, राइट। तो दैट इज नोन एज रिटेल इन्फ्लेशन, दैट इज अ मेजर of how much the price of basket of good or services has increased over time, और ये कैलकुलेट की जाती है सीपीआई के थ्रू। अब आखिर में बस यही समझना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर क्या करते हैं, सीपीआई को मॉनिटर करते हैं, ताकि जो बोल सकते हैं प्राइस की स्टेबिलिटी है, जो वस्तुओं में वस्तु की जो कीमत है उनमें जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर बनी रहे, राइट। और आरबीआई ने जो यहाँ पर टारगेट दे रखे हैं रिटेल इन्फ्लेशन के, वो यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 2 से 6% के बीच, कि अगर आप रिटेल लेवल पे किसी भी वस्तु के अंदर प्राइस कम ज़्यादा कर रहे हो, कीमत ज़्यादा कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 2 से 6% के बीच में रखिए, और जो आइडियल टारगेट है वो 4% का यहाँ पर आरबीआई रखती है। तो हमारा एट प्रेजेंट रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगस्त 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 3.65% है। आइडियल 4 होता है, तो इट्स लोअर देन द आइडियल 1, राइट। ये अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करी कि महंगाई किस तरह से अफेक्ट होती है, क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर जिससे वो प्रभावित होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट। और आखिर में हमने समझा कि रिटेल इन्फ्लेशन विच इज़ बेसिकली मॉनिटर्ड बाय सीपीआई, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरबीआई ने कौन सी यहाँ पर बोल सकते प्रतिशत में रिटेल इन्फ्लेशन को तय किया है, सारी चीजें अभी हमने यहाँ पर समझी। आखिर में आपके लिए एक सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मिनिमम वेज। न्यूनतम राशि मतलब बोलते एक निश्चित राशि, न्यूनतम राशि बनाने का यहाँ पर क्या प्रमुख उद्देश्य रहता है, बताइए। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करना है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर इंश्योर करनी है, बिजनेसेस के बीच कंपटीशन बढ़ाना है, या एम्प्लॉयर के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। तो क्या रहेगा इसका सही जवाब, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपने ब्रीफ में कुछ चीज़ें समझने की यहाँ कोशिश करी होगी। ऐसे ही टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट यूपीएससी से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी विषय रहते हैं हम उन्हें इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस नो इफ यू हैव लाइक द सेशन और नॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।